जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि डेली सुबह 7 बजे एक क्लास होती है जीके जीएस वाली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी स्टेट लेवल या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, ये डेली मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आज का जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी क्लासेस देखते हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कितनी ज़्यादा विस्तृत व्याख्या के साथ और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों, आपको यहाँ ध्यान देना है कि सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये अजातशत्रु के टाइम हुआ था। और अजातशत्रु जो था ये किस वंश से था? ये आपका हर्यक वंश से था। ठीक है, ये था बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, मौर्य वंश। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक, सॉरी, अशोक के बाद काला अशोक था, मतलब ये मौर्य वंश का नहीं था इसका मतलब। ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीत समुद्रगुप्त। दोस्तों, ये जो चौथा समुद्रगुप्त के टाइम वाला है ये दरअसल ये समुद्रगुप्त के टाइम नहीं हुआ था। ठीक है। जो चौथा बौद्ध संगीत हुआ था ये एक्चुअल में हुआ था आपका कनिष्क के समय हुआ था, और जो कि कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है। तब के जो कनिष्क राजा कनिष्क थे कुषाण वंश से, ये उनके समय में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब उसके बाद आपको बता दें कि जो ये संगीतियाँ हुई थी ये चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है। उसके बाद फिर कोई संगीति नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिवाजी ने मुगल बंदरगाह नगर सूरत को दूसरी बार कब लूटा? शिवाजी ने मुगल बंदरगाह नगर सूरत को दूसरी बार कब लूटा था? तो 27 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1670। आपको बता देंगे शिवाजी ने मुगल बंदरगाह नगर सूरत को दूसरी बार 1670 में लूट लिया। ठीक है। और जबकि पहली बार 1664 में लूटा था। ठीक। आपको बता दें कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 5 जून 1674 को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा घाट भट्ट द्वारा राजगढ़ में कराया गया। ठीक है। विद्वान गंगा भट्ट द्वारा राजगढ़ में कराया गया था। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सम्मानीय था। कौन सा पद? पेशवा। और कितने मंत्री का वो होता था? अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों का ग्रुप। ठीक। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रेलवे, शिक्षा, डाकतार तथा सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए? 4 नाम दिए हुए हैं। तो ये चारों नाम हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। इन चारों में से कौन ऐसा है जिसने कि इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया था? कौन कौन से क्षेत्र? रेलवे, शिक्षा, डाकतार और सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो 28 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आपका रेलवे। नाम सुनते ही तो आपको याद आ गया होगा कि ये जो थे लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने ही, आप बता दें कि जो इनका कार्यकाल था गवर्नर जनरल, एज अ गवर्नर जनरल 1848 से लेकर 1856 तक। ठीक। लगभग 8 साल के कार्यकाल में इन्होंने इन सभी में क्या किया? सुधार किए। और इसने ब्रिटिश सेना के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था। ठीक है। और सेना का मुख्यालय जो है शिमला में स्थापित कर दिया। अब बता दें शिक्षा संबंधी सुधारों के अंतर्गत 1854 में, ठीक है, 1854 की अगर बात करते हैं तो इसने वुड डिस्पैच को लागू किया। इसी के समय भारत में पहली बार 6 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की लंबी रेल बिछाई गई थी, यानी चलाई गई थी, 1853। ठीक। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई। तो हर तरह के इन सभी क्षेत्रों में काम किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाली पवन निम्नलिखित में से कौन सी है? राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर, तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका चिनूक। ठीक है। ये एक गर्म और शुष्क पवन है, और ये पवन राकी पवन के पूर्व में पशुपालकों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि तक यहाँ बर्फ़ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ़ से मुक्त करने में ये सहायता करती है। ठीक है। ये चिनूक जो होती है ये गर्म हवा है, यानी शुष्क हवा। ठीक। तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालयी नदियों का विशेषता नहीं है? सतत वाहिनी, पूर्ववर्ती नदियाँ, अध्यारोपित नदियाँ या फिर तीव्र ढाल। इनमें से कौन सा है जो नदियों की विशेषता नहीं बता रहा है? ठीक है।
दोस्तों आप लोगों के लिए मैं 25 में 25 क्वेश्चन का टारगेट डेली लेकर आता हूँ और ये प्रैक्टिस सेट है। आज आपका 20वां प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों 20 के बाद मैंने ये कोशिश की थी कि मैं टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस लेके आऊँगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस सेट मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा, लगभग 5 प्रैक्टिस सेट आपके और लेके आऊँगा। उसके बाद आपकी जो टॉपिक वाइज क्लासेस होती हैं पर सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री के लगभग हज़ारों क्वेश्चन करा दूँ, जियोग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के, कंप्यूटर के, तो इस तरह मैं कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी प्रैक्टिस सेट आपके और बढ़ेंगे, जिस जो कि क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ये होता है ना कि सारे क्वेश्चंस का निचोड़ होता है, सारे क्वेश्चंस होते हैं हर टाइप के, तो एक लेवल उसे समझ में आता है कि हाँ किस लेवल के। और ये जो सभी के सभी जो मैं एग्ज़ाम्स पेपर्स करा रहा हूँ, ये आपके चुनिंदा प्रश्न हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे नए क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा है हिमालयी नदियों को विशेषता नहीं है। हिमालयी नदी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा जो अध्यारोपित नदियाँ। एक्चुअली बात यह है कि हिमालयी नदियों की विशेषता जो है, अच्छा देखिए यहाँ पे दिया है हिमालयी विशेषता की नदी विशेषता नहीं है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सततवाहिनी, तीव्र ढाल और पूर्ववर्ती नदियाँ हिमालयी नदियों की विशेषता है, और जबकि अध्यारोपित नदियाँ नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो स्रोत है ग्लेशियर से जुड़ा होता है। किसकी? अध्यारोपित नदियाँ। ठीक। हिमालयी नदियाँ अपने स्रोत क्षेत्र में गहरी घाटियों और गार्ज का निर्माण करती हैं, और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदियों के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है? तो 31 का आपको बताना है। 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह, वो चेन्नई का है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है, और मुंबई पोर्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र यही है। और यहाँ पर ऑटोमोबाइल, औद्योगिक, खनिज माल की आवाजाही होती है, और यहाँ से ही मुख्यतः मूंगफली, मैंगनीज, तिलहन, चमड़ा और नारियल आदि निर्यात होते हैं। ठीक है, और कोयला, पेट्रोलियम, धातु, मशीनरी, लकड़ी, कागज, रसायन पदार्थ, खाद्यान्नों को आयात भी होता है। ठीक, आयात और निर्यात का मतलब जो भारत से जाता है वो आयात है, और जो भारत में आता है वो निर्यात। सॉरी, उल्टा बोल दिया। जो भारत से जाता है वो निर्यात है, और जो भारत में आता है वो आयात है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी क्या है? चोटी है कौन से? पारसनाथ, धूपगढ़, मैकाल या फिर महेंद्रगिरी। छोटा नागपुर क्षेत्र जो पड़ता है ये आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन सब क्षेत्रों में पड़ता है। तो 32 का बताएंगे सही ऑप्शन, तो 32 का हो जाएगा पारसनाथ। ठीक, ए ऑप्शन। छोटा नागपुर जो पठार है, इसकी जो चोटी है इसका नाम पारसनाथ है, और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 1350 मीटर है। ठीक है, और इस पठार का जो अधिकतर भाग है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ पठारों में विस्तृत है। इस पठार का कुल क्षेत्रफल जो है 65,000 किलोमीटर, 65,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। खनिज संपदा की दृष्टि से यह अत्यंत संपन्न क्षेत्र है, जिसके कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। ठीक, तो छोटा नागपुर पठार जो है ये आपके लगभग 3 से 4 स्टेट्स में फैला हुआ है। कौन कौन? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? मजदूर संघ, वन, शिक्षा और कृषि और सिंचाई। तो इसमें से कौन सा है जो कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो 33 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा कृषि और सिंचाई। ये आपका किस में आता है? देखिए वैसे तो जनरली ये आता है राज्य सूची में, तो कृषि और सिंचाई समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं आते, ये राज्य सूची के विषय। ठीक है, समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जिन पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाती है, जैसे शिक्षा, वन विभाग, मजदूर संघ, दंड विधि, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। ये सभी क्या हैं? ये आपके समवर्ती सूची हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? टोटल है 52। ठीक, वह लेख कौन सा है जो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है? दोस्तों आपको बता दें कि आपको पता है कि 5 तरह की रिट दी गई है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 जो है ये है संवैधानिक, इसको ही आर्टिकल 22 को भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा लेख है जो कि 34, हाँ 34 में ये कह रहा है कि जो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है वो कौन सा लेख है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है, या फिर परमादेश है?
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोबिशन। लेख सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। इस लेख के माध्यम से शीर्ष न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किसी भी मामले में कार्रवाई करने से रोकता है जिससे किसी नागरिक के साथ अन्याय न हो। ये एक प्रकार का मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 32 के तहत ये सारी चीज़ें प्रावधान करती हैं। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल 32 को कहा गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, 35 देखेंगे। 35 में कह रहा है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में फेरबदल किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। संविधान में दिए मौलिक अधिकारों में जो मौलिक अधिकार हैं, फिलहाल इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसमें जब किया गया तो आपको बता दें कि देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में निहित है और इसके लिए जो आर्टिकल है वो 12 से 35 आर्टिकल तक ही इसके प्रावधान दिए गए हैं। तो अब इसके तहत देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ भी फेरबदल करने का जो हक है वो संसद को है। ठीक है, जिसमें कि संसद के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत के साथ अगर इसमें मतलब ऐसा होता है तो फिर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। राष्ट्रीय आपात के समय जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो निहित है, जीवन तो 21 में निहित है। ठीक, उसके बाद आपको बता दें कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 है। चलिए, जहाज रानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की घोषणा की है? जहाज रानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की घोषणा की है? तो 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका असम। केंद्रीय बंदरगाह, नौ वहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई के तहत असम के गुवाहाटी में समुद्र अध्ययन पर एक कौशल संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। इसे तकनीकी सहायता आईआईटी मद्रास द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन तब बंद कर देगा जब 37 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए, अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन तब बंद कर देगा जब कीमत और औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक हो। कीमत जो है औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक हो तब क्या होगा? बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या बंद कर दिया जाएगा? एक फर्म। ठीक, चलिए 38 देखेंगे। 38, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षितों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? तो 38 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका प्रतिजन यानी एंटीजन। इसके बारे में अगर देखें तो जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षकों के उत्पादन को प्रेरित करता है प्रतिजन कहलाता है। एंटीजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे और 39 देखेंगे। पौधों में रस आरोहण, ठीक, पौधों में रस आरोहण चढ़ाव के माध्यम से होता है। यह मतलब आरोहण का मतलब चढ़ाव। पौधों में रस चढ़ाव किसके माध्यम होता है? किसके माध्यम से? 39 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो होता है ये होता है जो रस को पौधों में चढ़ा देता है और ये संवहनी ऊतक है और इसे कास्ट भी कहा जाता है। कास्ट का मतलब वुड। पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है, जिसका अन्य प्रमुख कार्य जल और खनिज लवणों का संवहन तथा पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, आंखों में वर्ण दर्शन कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है, प्रवाहित होता है? तो आंख में जो वर्ण दर्शन होता है यानी कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो 40 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका शंकु। ठीक है, आंख में जो कलर विजन होता है ये शंकु की उपस्थिति से प्रभावित होता है। रेटिना की शंकु कोशिका से रंग का एवं क्षण कोशिका यानी रॉड सेल से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। ठीक है, अनाज के प्रतिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा 41 का सोडियम बेंजोएट। अनाज के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक,
और सोडियम बेंजोएट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C7H5Na O2। ये है सोडियम बेंजोएट। ठीक। और आपको बता दें कि खाद्य पदार्थ में इसके अधिक प्रयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने की आशंका भी रहती है। ठीक। और इसका प्रयोग जो किया जाता है वो सॉस, फ्रूट जैम, फ्रूट जूस, अचार के परिरक्षण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र के अपसामान्य घटक है? जो मूत्र होता है उसके सामान्य घटक अपसामान्य घटक है। तो 42 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा कीटोन निकाय। कीटोन निकाय जो होता है ये मूत्र का अपसामान्य घटक है, जबकि क्रिएटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड मूत्र के सामान्य घटक है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। ठीक। किसका? मूत्र का 6 होता है। और सामान्य सूत्र में 95% जल, 2% सॉल्ट, 27% यूरिया, 0.3% यूरिक अम्ल होता है। मूत्र एक हल्का पीला रंग है जिसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके द्वारा होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म में जब प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो 43 का जो सही होगा ये होगा प्रकाश का परिक्षेपण। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 44 देखेंगे। 44 में कह रहा है निम्नलिखित में इंटरनल ऑपरेशंस और कंप्यूटर अपने सभी भागों के साथ किस प्रकार काम करता है, उसे नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों आप यहाँ पर अगर देखें तो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस और कंप्यूटर अपने सभी भागों के साथ किस प्रकार काम करता है और उसे नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो 44 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपको बता दें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और भी हैं, जैसे लिनक्स है, विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ विस्टा है। ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो एक प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वही क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं और हर प्रकार की जो भी चीज़ें इसमें लिखी हैं। नासदाक शेयर मूल्य सूचकांक किस देश का है? नासदाक शेयर मूल्य सूचकांक 45 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा यूएसए। नासदाक शेयर सूचकांक जो है ये अमेरिका का है, जबकि जापान का शेयर मूल्य सूचकांक है जिसे निक्की कहते हैं। इटली का मिबटेल तथा चीन का शंघाई काय है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटें सबसे कम है? किस राज्य में राज्यसभा की सबसे सीटें कम है? तो सबसे कम वाला राज्य है कर्नाटक। ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा की जो सीट है इन सभी ऑप्शन में से सबसे कम है। तो 46 में देखिए निम्नलिखित विकल्पों में राज्य जो है राज्यसभा की सीटें सबसे कम है, जबकि 12 है यहाँ पे। ठीक है। और महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट 19 है। ठीक। और बता दें तो तमिलनाडु में 17 और बिहार में 17 और 16। उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्यौहार राज्य किस राज्य में मनाया जाता है? ड्री त्यौहार किस राज्य में? 47 का सही होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक। जो ड्री त्यौहार है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और ये त्यौहार जो है प्रतिवर्ष जुलाई माह में मनाया जाता है और ये एक कृषि त्यौहार है जिसे मुख्यतः अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर इस जनजाति द्वारा बलि देकर व प्रार्थनाओं के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। इस अवसर पर पारंपरिक गायन और नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है। 48 देखेंगे। 48 वगैरह विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में स्थित है? टेराकोटा आर्मी किस देश में स्थित है जो कि एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर है? 48 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा चीन। ठीक। आप बता दें कि ये मूर्तियां जो हैं 210 से 209 ईसा पूर्व में सम्राट के शव के साथ दफन की गई थी और वर्ष 1987 में इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। सैंडलवुड शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सैंडलवुड 49 का सही ऑप्शन होगा कन्नड़ सिनेमा। ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 50 क्वेश्चन नंबर। सैंडी स्टार्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सैंडी स्टार्म 50 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा संदीप पाटिल। ठीक है। सैंडी स्टार्म जो है भारतीय क्रिकेटर संदीप पाटिल की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है। वे वर्ष 1983 में भारत क्रिकेट विश्व कप के विजेता टीम के सदस्य थे। उन्होंने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 29 टेस्ट मैच और 45 वनडे मैच खेले। इसके अतिरिक्त वे बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कामगार हुई होगी। 25 में 25 क्वेश्चन डेली लेकर आता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डेली इस क्लास को जरूर अटेंड करा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय